भारत में ऐसे 18 आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और वो 18 इलाके कौन से हैं, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और उनका क्या योगदान है, उन पे चलिए बात करते हैं। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उसमें पहला नंबर आता है सबसे पहले नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको देखना है कि ये किन किन लोकेशन को कवर करता है। ये पूरा टॉपिक सिर्फ इस बात पर बनाया गया है कि पिछले 2 साल में वन लाइनर जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, देखने में बहुत आसान होते हैं लेकिन होते पूरी तरह से ट्रिकी होते हैं। तो उनको ध्यान में रखकर ये 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उनसे जुड़े फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, आप चित्र में देखिए, 3 राज्यों को कवर करता है। कौन से 3 राज्य हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो शेडेड एरिया है ना, हल्का सा ब्राउन कलर का, ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो केरल के कौन से इलाके आते हैं? केरल का वायनाड इलाका आता है, कर्नाटक का नागरहोल, बांदीपुर और मदुमलई भी आता है। तो मदुमलई क्या है? केरल और कर्नाटक दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। ये देखिए कितने इसमें ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और फिर नीलम्बूर है। नीलम्बूर मलप्पुरम जिला में है, मलप्पुरम में है। केरल, ये केरल का इलाका है। फिर साइलेंट वैली, ये भी केरल में है। और शिरुवानी जो तमिलनाडु में है। तो ये जो इलाके हैं, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मदुमलई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली और सिरवानी, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, कहने के लिए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन इसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। ध्यान से देखिएगा। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। और इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपके यहाँ सिरवनी पहाड़ियां। तो सिरवनी पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध हैं? पहले तो कहाँ है ये देखिए, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये इलाका जो है, आप देखिए इस मैप के सेंटर का जो इलाका है, वो यहाँ पे सिरवनी हिल्स है। यहाँ पे तमिलनाडु का जो सेंटर का जो पार्ट है, सिरवनी हिल्स है। और क्यों ये प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इनको तितली सुपर हॉट स्पॉट का दर्जा दिया गया है। हॉट स्पॉट का मतलब ऐसा इलाका जहां पर वो प्रजातियां बहुत बड़ी संख्या में और विविधता में पाई जाती हूँ। ऐसे ही इलाकों को हॉट स्पॉट का दर्जा देते हैं। तो जो सिरवनी पहाड़ियां हैं, वो उनको तितली सुपर हॉट स्पॉट का दर्जा दिया गया है। हॉट स्पॉट नहीं, सुपर हॉट स्पॉट। और इसके लिए तमिलनाडु नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने मार्च 2015 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच लगभग 325 प्रजातियों की खोज की। 325 प्रजातियां। और इनमें से लगभग 250 प्रजातियां ये इन्हीं सिरवनी पहाड़ियों में पाई जाती हैं। इसीलिए ये हॉट स्पॉट है। यानी कि तितलियों का कुल 74% हिस्सा सिरवनी पहाड़ियों में पाया जाता है। और ये जो सिरवनी पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, यह पालघाट पहाड़ियों का हिस्सा है। पालघाट पहाड़ियों का हिस्सा है। और पालघाट पहाड़ियों को पलक्कड़ हिल्स भी कहते हैं। पालघाट पहाड़ियों को पलक्कड़ हिल्स भी कहते हैं। इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक और एरिया है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला का जो पलक्कड़ जिला है, वहां ये साइलेंट वैली में आता है। और तमिलनाडु का नीलगिरी जिला। तो कौन कौन से जिले में साइलेंट वैली का विस्तार है, ये आपको याद रखना है। केरला का पलक्कड़ जिला, मलप्पुरम जिला। केरला के 2 जिले हैं, पलक्कड़ और मलप्पुरम। और तमिलनाडु का नीलगिरी, ये साइलेंट वैली। ये देखिए कितना खूबसूरत बाईं तरफ के चित्र में हमने दिखाया है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क।
और इसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं उनको भी जरा देखते हैं, और कौन कौन से नेशनल पार्क इसी साइलेंट वैली में। और ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। पहला करीम करीम पुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करीम पुझा पुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी साइलेंट वैली का पार्ट है। इसके अलावा न्यू अंबरम बालम रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी साइलेंट वैली का हिस्सा है। और तीसरा नेदुम कायाम रेन फॉरेस्ट। नेदुम कायाम जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है, ये भी साइलेंट वैली का हिस्सा है। और फिर कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है? अट्टापड्डी रिजर्व फॉरेस्ट। अट्टापड्डी रिजर्व फॉरेस्ट ये भी साइलेंट वैली का हिस्सा है, अट्टापड्डी रिजर्व फॉरेस्ट। इसके अलावा मुकुरथी नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क ये भी साइलेंट वैली का हिस्सा है। तो साइलेंट वैली में क्या है? करीम पुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू अमरम बालम रिजर्व फॉरेस्ट, नेदुम कयाम रेन फॉरेस्ट, अट्टापड्डी रिजर्व फॉरेस्ट और मुकुरथी नेशनल पार्क। ये जो 5 इलाके हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। जो मुकुरथी पार्क है ये पूरा पहाड़ी इलाका है और दक्षिण भारत का 5वां सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, मुकुरथी जो चोटी है। और इसी पर अंगिंडा जो पीक है उसके बगल में स्थित है। अंगिंडा पीक जो है, अंगिंडा पीक। तो यहाँ 2 तरह की चोटियां हैं, दो चोटियां हैं। एक तो मुकुरथी पीक, मुकुरथी चोटी, और दूसरा अंगिंडा पीक। ये दोनों साइलेंट वैली में स्थित है। और यहाँ पर एक नदी है, भावनी नदी। भावनी नदी साइलेंट वैली से होकर गुजरती है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसी तरह एक और नदी है जो इससे होकर गुजरती है, कुंती पुझा रिवर। कुंती पुझा नदी भी होकर गुजरती है, जो कि साइलेंट वैली से ही निकलती है। और इसके अलावा एक और नदी है कादलुंडी नदी। कादलुंडी नदी जो है वो भी साइलेंट वैली से होकर गुजरती है। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो साइलेंट वैली है उससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। आइए एक दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है महत्वपूर्ण, उसके बारे में बात करते हैं, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है और इसमें उत्तराखंड के कौन कौन से जिले इसको कवर करते हैं? चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना था 1988 में, और बाद में इसको एक्सपैंड किया गया और इसका नाम नंदा देवी रखा गया। और 2005 में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के रूप में इसको कहा गया। ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रेक के बारे में बात करते हैं, जो कि मेघालय में है और पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। ये गारो पहाड़ियों के हिस्से हैं। जो दाहिनी तरफ के चित्र में शेडेड एरिया देख रहे हैं ना, मेघालय का बीच का इलाका, सेंटर इलाका, ये नोक्रेक का इलाका है। इसका लोकेशन ध्यान से देख लीजिएगा। और ये तुरा श्रेणियों के बीच में आता है। तुरा श्रेणियां जो है, तुरा जो पहाड़ी श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनमें आता है। और ये मिलके मेघालय पठार का निर्माण करते हैं। नोक्रेक जो है गारो पहाड़ियों का सबसे सबसे बड़ी चोटी है नोक्रेक। ये लगभग 1400 मीटर ऊंची है। और इसमें कौन कौन सी नदियां इनसे होकर गुजरती हैं? गैनोल, डैरंग और सिमसैंग। गैरोल, डैरंग और सिमसैंग, जिसमें जो सिमसैंग नदी है सबसे लंबी है, सबसे लंबी नदी है सिमसैंग। सिमसैंग जो सबसे लंबी नदी कहाँ है? नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व में है। और सिमसैंग की सबसे खास बात यह है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो उत्तरी इलाका है डैरंग, वहां से निकलती है। और फिर जो दक्षिणी इलाका है वहां से गैनोल से होकर गुजरती है, जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार,
जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी इलाके आते हैं। ये जो बाईं तरफ के चित्र में हम दिखा रहे हैं ना, उसका जो दक्षिणी इलाका है ग्रेट निकोबार का एरिया है। और इसमें 2 नेशनल पार्क हैं। कौन है? कैंपबेल बे नेशनल पार्क, और ये उत्तर में है, और दूसरा गैलेथिया नेशनल पार्क, ये दक्षिण में है। उत्तर में कैंपबेल नेशनल पार्क है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, और दक्षिण में गैलेथिया नेशनल पार्क है। ये है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित बायोस्फीयर जो इलाका है मन्नार की खाड़ी का, वो इसमें आता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का जो इलाका भारत में पड़ता है, उसमें इसको कवर करते हैं। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर 2 आइलैंड की खोज की गई। उनके नाम नोट करिए कॉपी में। एक तो कोसवारी आइलैंड, दूसरा वैन आइलैंड। कोसवारी आइलैंड गल्फ ऑफ मन्नार में इसकी खोज की गई, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत और दक्षिण श्रीलंका के बीच का इलाका है। इसमें 2 आइलैंड की खोज की गई, कोसवारी आइलैंड और वैन आइलैंड। और यहाँ पे आप चित्र में देखिए कि जो मन्नार की खाड़ी है, पाक बे और रामेश्वरम आइलैंड, जो रामेश्वरम सेतु है, उनको कैसे अलग करती है। तो इस लोकेशन को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है मानस, ये आसाम में है, जो कि कोकराझार, बोंगई गांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और दारंग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो ये जो जिन इलाकों को कवर करता है उनको ठीक से समझना है आपको। अब यूपीएससी में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, यहीं से ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं कि जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है आसाम के किन किन जिलों को कवर करता है। तो ये जो 6 जिले हैं उन्हीं को कवर करते हैं, उनके नाम नोट कर लीजिए। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा का हिस्सा है। इसके बारे में डिटेल बताया जा चुका है आपको कई बार क्लास में। सिमलीपाल उड़ीसा में मयूरभंज जिले के हिस्से हैं। डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है, ये आसाम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के बीच स्थित है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, इन 2 जिलों के बीच स्थित है। इसके बाद दिहांग दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग घाटी के बीच पड़ता है। दिहांग दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग घाटी के बीच का हिस्सा है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व या 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के हिस्से हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है खंगचेनजोंगा। ये हमने दाहिनी तरफ की चित्र में दिखाया है। खंगचेनजोंगा ये जो है सिक्किम में खंगचेनजोंगा पहाड़ियों के हिस्से हैं और नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से होकर गुजरता है। नेपाल और तिब्बत उनकी सीमाओं को छूता है। इसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया में जो भी इकोसिस्टम ऊंचाई पर स्थित हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित इकोसिस्टम है, ये बायोस्फीयर रिजर्व खंगचेनजोंगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नोट करिए अपनी कॉपी में। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है? लगभग समुद्र तल से 1200 से लगभग 850 मीटर ऊपर है खंगचेनजोंगा। उसके बाद अगला बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्तमाला। अगस्तमाला की खास बात क्या है? ये 2 राज्यों के बीच ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु का कौन सा इलाका आता है? तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। तमिलनाडु का तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी, और केरल का तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पत्तनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट। तो केरल के 3 जिले हैं, तमिलनाडु के 2 जिले हैं। तो ये सब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। और इसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है? एक तो सेंट डर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़
मुंडांथुरई टाइगर रिजर्व। तो ये जो 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व जो अगस्त माला में स्थित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके नाम आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अचनकमार, ये जो अमरकंटक मध्य प्रदेश में अनूपपुर और डिंडोरी जिले में है। अचनकमार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में अनूपपुर और डिंडोरी जिले को कवर करता है, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले को। तो मध्य प्रदेश के 2 जिले और छत्तीसगढ़ का 1 जिला ये बायोस्फीयर रिजर्व है। जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ। और ये इसमें कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन, ये 4 जिले आते हैं। लगभग ये 12 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। फिर कोल्ड डिजर्ट क्या है? कोल्ड डिजर्ट में आपका हिमाचल प्रदेश के 4 इलाके आते हैं। कोल्ड डिजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल और सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 इलाके हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रचाल और सरचू का इलाका अगर हम मिला दें तो वो उनको हम एक तरह से ले सकते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल और सरचू और किब्बर, ये जो 4 इलाके हैं ये मिलकर कवर करते हैं कोल्ड डिजर्ट को। फिर शेषचलम पहाड़ियां जो हैं ये भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भारत की महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के 2 जिले हैं, चित्तूर और कडप्पा। जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। ये मध्य प्रदेश का पन्ना और छतरपुर जिले को कवर करता है। तो ये भारत का 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इनकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पंचमढ़ी और अचनकमार और अमरकंटक। दक्षिण भारत में नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलई। तो इन सब की लोकेशन आप देखकर समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।